अगर हम वहाँ पर 1 मिनट और लेट हो जाते तो ये देश उस दिन घुटनों पे टिका होता और वो सारे के सारे गेस्ट हॉस्टेज बना लिए गए तो होते। कुछ भी करवा सकते थे वो लोग। पर जी कितना भयानक माहौल था उस दिन। ऐसा समझ ले मुंबई तो पूरी डरी हुई थी सर, पूरा देश के अंदर दहशत। उस वक्त अंदर क्या माहौल था? अंदर तो पूरा ब्लड शेड था सर, पूरे फ्लोर पे खून ही खून था ताज के अंदर से। आतंकवादियों को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को बचाना बहुत बड़ी बात है। रो रहा है और फोन मिला रहा है, वो कॉरिडोर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति ताज के जनरल मैनेजर जिनकी वाइफ और 2 बच्चे जो कि 6th फ्लोर पे जिंदा जल के मरे थे। ये जो आज हम द्वारकाधीश का जो मंदिर देख रहे हैं ये 7वां मंदिर है। इससे पहले 6 मंदिर यहाँ पे ध्वस्त हो गए हैं, इसके नीचे 6 मंदिर और हैं। तो सर ये जो ऑपरेशन था द्वारका वाला, ये ऑपरेशन कितने दिन तक चला? ये करीब करीब सर 1 महीना चला। तो जब आप पहली बार गए नीचे तो क्या देखा और क्या एक्सपीरियंस था? सर अमेजिंग। पत्थर मेरी हाइट से ज्यादा हाइट है और काफी चौड़े चौड़े पत्थर है सर। कभी कभी हम कर्म को सेलेक्ट करते हैं, कभी कर्म आपको सेलेक्ट करता है कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा ही होगा। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि 370 आप ले लीजिए, किसके द्वारा हटाई जानी थी? किसके द्वारा राम मंदिर बनना था? किसके द्वारा 3 तलाक हटना था? तो समवेयर समवन इज देयर, यूनिवर्स इज देयर, नेचर इज देयर। नहीं, यही व्यक्ति आके करेगा, इतने सारे पंगे लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज में और मैं हूं पवन नागपाल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको वीरता का पुरस्कार पूरा देश दे चुका है, यहां तक कि हमारी सरकार तक मान चुकी है उनके लोहे को, जिन्होंने इतने बहादुर काम करे हैं जो हम कभी भी नहीं ना भूल सकते हैं, ना उनका ऋण उतार सकते हैं। यहां तक कि देश विदेश के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जान को बचाने वाले वो शख्स हैं। तो मैं स्वागत करूंगा अपने शो में प्रवीण कुमार तेवतिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए और कुछ पॉडकास्ट तो मैं भी आपके देख चुका हूं और फैन हो चुका हूं आपका। सर इतना तो मैं समझता हूं आप एक मार्कोस थे और आपने बहुत मेहनत करके ही यहां तक पहुंचे होगे, लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करे हैं जो मार्क बन गए हैं आपके लिए, यहाँ तक कि हमारे पूरे देश के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँगा तो द्वारका की। मतलब द्वारका को हमने कब ध्यान से देखा? जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए और वहाँ की पूरी अंदर पिक्चराइजेशन हुई, उन्होंने वहाँ पे पूजा करी और उसके बाद हमें पता लगता है जी प्रवीण कुमार तेवतिया जी पहले गए थे और वो जो फोटोग्राफ्स हम आज देख रहे हैं वो उनके द्वारा खींची गई हैं। जी जी। तो सर ये क्या जर्नी थी पूरी? एक्चुअली पवन जी, हम जो इंसान हैं हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ना तो कभी हम कर्मों को सेलेक्ट करते हैं, कभी कर्म हमको सेलेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात। जरूरी नहीं है कि हम जो कर्मों को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे द्वारा ही होने वाले हैं और हम ही करने वाले हैं। कभी कभी ईश्वर चाहता है कि कुछ कर्म आपके द्वारा ही हों और कर्म आपको सेलेक्ट करते हैं, नेचर आपको सेलेक्ट करती है कि ये बंदा इसके लिए एलिजिबल है और यही वह व्यक्ति इस काम को करने के लायक है। बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देती है। तो जो नेचर है आपका पहले से पहले ही टेस्ट लेना शुरू कर देती है। उससे पहले यानी कि कोई भी सिचुएशन आने से पहले कोई भी कर्म जो आपको तैयार करने लग जाती है, प्रकृति ऑटोमेटिकली आपको तैयार करने लग जाती है। अगर आप उसको समझ सकते हो तो समझिए, अगर आप उस कर्म को नहीं करना चाहते तो ये आपके ऊपर है, आपकी विश है। लेकिन प्रकृति ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहती है जो व्यक्ति आगे बढ़कर कर्म करे और कर्म प्रधान, जो हमारे श्री कृष्ण उन्होंने गीता का जो उपदेश दिया था वो कर्म प्रधान और कर्म योग के ऊपर ही पूरी की पूरी गीता उन्होंने सिर्फ इसीलिए बताई कि कर्म करना कितना जरूरी है। सर 2004 की सुनामी में भी आपने लोगों की जान बचाई, जुटे रहे उनके साथ। और 2007 में आपको कैसे पता चला कि मैं चुना गया हूं द्वारका को ढूंढने के लिए, मुझे भेजा जा रहा है द्वारका में उसकी रिसर्च के लिए? मतलब वो आपको कैसे पता चला? लिटरली
मुझे नहीं पता था कि हम द्वारिका की खोज के लिए जा रहे हैं और मैं पहला बंदा होऊंगा जो द्वारिका को खोजेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, उसकी फ़ोटो लेगा। नहीं पता सर। लेकिन यूनिट में उस दिन मैं था, तो मैं जूनियर मोस्ट था सर वहाँ पर उस दिन। तो वैकेंसी आई थी दिल्ली से कि भाई ऐसे ऐसे आप अभिमन्यु से एक बंदा जाएगा और CCDT मुंबई वहाँ से 4 से 5 लोग जाएंगे। तो पूरी कलेक्टिव एक टीम थी जो कि जानी थी। किस बैकग्राउंड से आती थी ये टीम? ये पूरी की पूरी डाइविंग, जो क्लियरेंस डाइविंग है, वो लोग वहाँ पर जाएंगे। मैं मतलब आपका बैकग्राउंड उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस डाइविंग जो होती है वो आपकी होती है सर 55 मीटर की, 75 मीटर की। अच्छे। तो पहले आपको जो अलग अलग सेट होते हैं, डाइविंग सेट होते हैं, उनमें पहले आपको पारंगत किया जाता है। 3 तरह के नॉर्मली सेट होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और सेमी क्लोज सर्किट। जो क्लोज सर्किट आप देखते हो सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑक्सीजन से बंदा ब्रीथ करता है और वो क्लोज रहता है। आपकी बबल भी पानी के ऊपर नहीं जाता, आप पानी के नीचे 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 आप ट्रैवल करते हो, अटैक करते हो सारा चीज़, और ऊपर आपका एक बबल तक नहीं आता, ऊपर पता ही नहीं चलता कि नीचे गोताखोर है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरी की पूरी हैवी ट्रेनिंग होती है। 5-5, 6-6 घंटे सर हम अंडर वाटर अटैक करते हैं, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। वो पूरा ऑक्सीजन का है, प्लस सेमी क्लोज है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का पूरा मिक्सचर करते हैं। और एक ओपन सर्किट होता है जो आपने जो जितने भी एडवेंचर देखे होंगे, हाँ, आपको डिस्कवरी में जो दिखाते, वो ओपन सर्किट सेट होते हैं जिनमें आप ब्रीथ लेते हो, ब्रीथ छोड़ते हो, तो ब्रीथ बबल आपको, ब्रीथ के जो बबल्स हैं वो आपको जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये ओपन सर्किट होता है। जो बाकी के 2 सर्किट हैं, जो सेमी क्लोज और क्लोज, वो और ज़्यादा खतरनाक हैं। तो हम क्लियरेंस डाइवर हैं। क्लैंडस्टाइन अटैक करना हमारा काम है, माइन क्लियर करना हमारा काम है, माइन बिछाना हमारा काम है। ओह वेरी गुड। सो एक टीम ऐसी बनती है, so, आपको ओवरऑल रेडी किया जाता है। ओवरऑल हमको एक तैयार किया जाता है कि ये बंदा डेडलीस्ट बने, देश के लिए काम आए, देश के लिए काम करे। और अंडर वाटर काम करना इतना इजी नहीं है। बिल्कुल। अंडर वाटर कटिंग करनी है, अंडर वाटर वेल्डिंग करनी है, सो बहुत कुछ है। अंडर वाटर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं उनको क्लियर करना है, उनकी NDT जो उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट होती है कि ये कोई फला फला लोहा है, कितना अंदर से जंग लगा हुआ है, कितना क्या है। अंडर वाटर जाके आपको कटिंग भी करनी है, नई प्लेट भी लगानी है। सो सारा काम आपका अंडर वाटर ही होता है। और सर हमने ये भी सुना है कि आप जितना डेप्थ में जाते हैं उसका एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग ही ऑक्सीजन लेवल होता है और सर्वाइवल लेवल चेंज होता रहता है। सर वो दुनिया ही अलग है। अंडर वाटर दुनिया बिल्कुल अलग है सर। जो आप सरफेस पे जीते हो, आप नीचे इस तरह से नहीं जी सकते, बिल्कुल डिफरेंट है। हम आपस में बात करेंगे तो बात नहीं कर सकते ऐसे। कम्युनिकेशन सेट होगा, वो सेट ऊपर जुड़ा रहेगा, एक कान से वो बोलेगा पहले, तो मेरे कान ऊपर जाके आवाज़ मेरे कान सर्कुलेट होकर तब मेरे कान पर आएगी। आपस में भी हमको बात करनी है तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का मीडियम है। पानी में हम ऐसे बात ही नहीं कर सकते मुंह खोल के। तो पूरा सेट लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, आपके कान पे स्पीकर लगा हुआ है और सामने आपके वॉल्यूम जो रहता है बोलने के लिए वो है आपके। तो सब कुछ बड़ा टेक्निकल है सर। इतना उसको समझने में और उस कोर्स को करने में बड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं सर। एक सेलेक्टिव बंदा ही वहां तक पहुंचता है। एवे एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं पहुंच सकता सर वहां पे। मस्ट बी सर, बिल्कुल। मस्ट बी द पर्सन हु क्लियर ऑल द मेडिकल टेस्ट, मेंटल, फिजिकल। अंडर वाटर है, थोड़ा सा घबरा गया तो डेथ है उसकी। सीधा का सीधा आपका टिकट नीचे कटता है सर। ऐसा एक इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था एक कोचीन में। मेरे साथ हुआ है। तो मेरा साथ वाला था, वो मुझे नीचे से ऊपर लेकर आ गया, तो मेरी जान बच गई। और CPR में आज तक का जो हिस्ट्री का CPR था इंडियन मेडिकल में या फिर इंडियन डाइविंग जो जितनी भी होती है, मेरा CPR जो दिया गया वो 30 मिनट का CPR था जिसमें मेरी जान बची सर। तो सर कितने रिकॉर्ड हैं आपके नाम पर? सर अब वही बात करते हैं द्वारका पे सर। द्वारका पे जो आपकी जिस टीम को चुना गया, तो उस टीम में और भी लोग होंगे? जी सर। बट आप वो पहले शख्स थे जो कि द्वारका को देखने गए। उससे पहले भी कई बार हुई है रिसर्च, लेकिन इतने अच्छे लेवल पे इतना कुछ जानने को हमें नहीं मिला जो आपके रिसर्च के बाद जानने को मिला है। एक्चुअली कुछ लोग गए भी होंगे तो उनके पास में प्रॉपर प्रूफ नहीं थे उनके। करेक्ट। और प्रॉपर प्रूफ के बिना ये दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि यही द्वारिका थी। उससे पहले कुछ टीमें गई थी, उन्होंने देखा था वहाँ पे स्ट्रक्चर है, कुछ है, लेकिन
वहाँ से ना तो उन्होंने कभी वीडियोग्राफी की ना फोटोग्राफी की। जैसे वो 90s में डॉक्टर राव ने रिसर्च शुरू करी थी इसकी उस दौरान। हाँ, लेकिन इस बार जो आर्कोलॉजिकल सर्वे थी वो विद प्रूफ ये साबित करना चाहती थी कि ये द्वारिका वही द्वारिका है जो इनिशियली कृष्ण की द्वारिका थी, बिल्कुल, जो जिसे कृष्ण ने बसाया था। तो उसके लिए प्रूफ चाहिए थे, प्रॉपर प्रूफ चाहिए थे। तो वहाँ से उनके जो ब्लॉक्स हैं, जो पत्थर है, उसके टुकड़े चाहिए थे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का फोटोग्राफी होना था, वीडियोग्राफी होना था, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि ये देखिए अंडर वाटर, ये हमारी 5000 पुरानी सभ्यता ये हमारे पानी के नीचे है। आपका जाना इत्तेफाक था या आपको ही चुना गया? सर, ये बड़ा अहम सवाल है मेरे दिल में, क्योंकि मैं सर ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहता हूँ। आज भी मैं उसी लेवल पे समर्पित रहता हूँ और उसके ग्रेटिट्यूड जो हैं हमारे ऊपर, मैं उनको मानता हूँ। और ईश्वर को लोग कहते हैं ना कि हम मानते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि मैं ईश्वर का एक छोटा से अंश को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंस है। और ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं, प्रूफ के साथ एग्जिस्टेंस। मैंने बहुत बार इसको फील किया है, अपने साथ ही मैंने कई बार फील किया है, तो मैं उसको जानता हूँ कि वो है। उसकी ईश्वरीय सत्ता को आप जानते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ा रहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि इस रिसर्च के अंदर आपका आध्यात्मिक होना और अध्यात्म का आपके साथ जुड़े रहना वो साथ था, कह सकते हो सर आप। बहुत बढ़िया सर। तो मैंने कहा ना कि कभी कभी हम कर्म को सेलेक्ट करते हैं, कभी कर्म आपको सेलेक्ट करता है कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा ही होगा। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि 370 आप ले लीजिए, किसके द्वारा हटाई जानी थी? हाँ जी। किसके द्वारा राम मंदिर बनना था? ये सब किसके द्वारा 3 तलाक हटना था? तो समवेयर समवन इज देयर, यूनिवर्स इज देयर, नेचर इज देयर। नहीं, यही व्यक्ति आके करेगा, इतने सारे पंगे लेगा, इतना गट्सी। तो नेचर उसी व्यक्ति के साथ में खड़ी होती है जो व्यक्ति साहसी होता है। तो सर, ये जो ऑपरेशन था द्वारका वाला, ये ऑपरेशन कितने दिन तक चला और इसकी थोड़ी सी डिटेल में बताइए। ये करीब करीब सर 1 महीना चला, और जब हम शाम को पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई इस तरह से एक डाइविंग ऑपरेशन है जहां पर द्वारिका का खोज करनी है। जब आपको यहाँ से बुलाया गया तो नहीं पता था हमको। हम तो अपना सारा सामान वगैरह लेकर चले गए और पहुंचे हम द्वारका। तो INS द्वारिका करके एक यूनिट है सर, नेवी की। उसमें हमारी रिपोर्ट हुई थी। तो देखिए द्वारका तो वहां पर हमारा स्टे था, और अगली सुबह हमको सारा सामान लेके उधर जाकर खोज करनी थी। तो हम लोग गए, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ही एक रिवर है, रिवर से ही हमको फिर अंदर जाना था। तो आर्कोलॉजी अरेबियन सी लगता है वो, और रिवर है सर वहाँ पे। अच्छा, रिवर कनेक्ट होती है आपके अरेबियन सी में। ठीक है। तो हमने अपनी बोट, अब रबराइज बोट होती है सर, हमने भरी, उसको हवा भरा, तैयार की, OBM लगाया, सेट वेट सारे डाले और चल गए हम अंदर। तो जो हमारी टीम में जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, सुपरवाइज़र थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन जाएगा? तो सब चुप है। देखो क्यों, सबको अपना अपना काम करना है, और हर कोई नीचे जाएगा ही, हर किसी को काम करना है। तो उन्होंने कहा कि कमांडो आर यू रेडी? सर रेडी आपकी तरफ। हाँ। तो कमांडो में अकेला ही था, बाकी के नॉर्मल क्लियरेंस डाइवर थे। अच्छा। तो मैं क्लियरेंस डाइवर भी था और अब कमांडो भी था। बिकॉज ऑफ नेवी। करेक्ट। बिकॉज ऑफ मार्कोस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑन सेट करो। तो मैंने ऑन सेट किया, फिंस डाले, मास्क लगाया, और एक रिपोर्ट होती है हमारी कि भाई सेट का प्रेशर इतना है, सब कुछ इतना है। तो उससे पहले जब हम तैयार होते हैं, तो तैयार होने के पहले हमारा अटेंडेंट होता है और हम रहते हैं। तो अटेंडेंट सारी की सारी रिपोर्ट बनाता है सुपरवाइजर को, कि सेट का प्रेशर कितना है, मास्क कितना कब ऑन करना है, फिंस पहनी है कि नहीं पहनी, न्यूप्रिन पहनी है कि नहीं पहनी, वेट बेल्ट में वेट कितना है। करेक्ट। तो सारी रिपोर्ट सुपरवाइजर को सबमिट की जाती है, सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, प्रॉपर होने चाहिए। जब आप पानी के नीचे जाने से पहले आपको तैयार किया जाता है। बिल्कुल। जब तैयार हो जाता तो थंब का निशान होता है, और सामने सुपरवाइजर कहता है ऑन मास्क एंड गो डाउन। तो जब आप पहली बार गए नीचे
तो क्या देखा और क्या एक्सपीरियंस था? सर अमेजिंग एकदम से। जब ढूंढते ढूंढते करीब करीब मुझे 1 घंटा लगा सर पानी के नीचे ढूंढते ढूंढते नीचे, क्योंकि शिफ्ट कर रहे थे हम बार बार। यहाँ पे है नहीं, कम्युनिकेट करते हैं ना सर ऊपर हम लोग, तो पूछते रहते वतिया है क्या यहाँ पे, नहीं है सर, तो और आगे शिफ्ट करते हैं, फिर आगे और शिफ्ट करते हैं। तो शॉर्ट रोप होती है सर, उसमें वेट रहता है कम से कम 150-200 किलो का वेट हम नीचे डालते हैं ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें। अच्छा। पानी में नहीं तो पानी का फ्लो हमको फिर खींच कर लेके चला जाएगा और हमको अपने बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं कहाँ पर। तो जितनी मुझे रोप, एक सेफ्टी रोप रहती है हमारे पास में, तो सेफ्टी रोप से हम चलते रहते हैं, हम होते रहते हैं, हाँ आगे मूव होते रहते हैं। तो मूव होते होते जब मैं फाइनली एक जगह पर पहुंचा जहाँ पर पूरा का पूरा स्टोन का पूरा स्ट्रक्चर था, 1 घंटे के बाद में, तो मैंने कहा कि सर मिल गया है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और जो पत्थर मेरी हाइट से ज़्यादा हाइट है, और काफ़ी चौड़े चौड़े पत्थर हैं सर, कुछ भी नहीं है तो 3 से 4 फीट मिनिमम था। और जो हाइट है, हाइट मेरे से भी ज़्यादा। एक पत्थर, और उन पे घास वगैरह जमी हुई थी, वीड्स लगे हुए थे, तो उनको जो उन पे कह रहा था कि ग्लव्स वगैरह पहन के उनके ऊपर हाथ लगाया जा सकता है। तो मेरा कट भी गया था वहाँ पर, जब मैंने उन पर जाके मैंने हाथ से कोशिश की, क्लीन करने की कोशिश की है क्या एक्चुअल में, तो मेरा हाथ भी कटा वहाँ पे। तो जब मैंने उनको रिपोर्ट की, बोले ठीक है ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर गया, फिर उन्होंने मुझे इक्विपमेंट दिए साफ़ करने के लिए। तो साफ़ करने के लिए जब इक्विपमेंट दी तो मैं गया, साफ़ किया, और उस पर हमने करीब 1 महीने तक करीब 500 से 600 मीटर का एरिया था जिस पे हमने काम किया था। और वो द्वारिका कुछ भी नहीं है तो 3 से 4 किलोमीटर में फैली हुई है अंडर वाटर ही। उसको पूरा का पूरा ऊपर लाने के लिए आपको समुद्र को रोकना पड़ेगा। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है उस जगह पर, उसको रोक नहीं सकते। तो फिर हमने क्या किया, एक जो हमने आपके साथ फिर और कमांडो भी नीचे आए, आपके साथ के लोग नीचे आए? नहीं सर, अकेला ही था मैं, अकेला ही नीचे अपना काम करता रहा। 30 दिन आपने वो जर्नी थी, वो 30 दिन नहीं चेंज होते रहते थे फिर। अच्छा, फिर शिफ्ट आती थी कि भाई चलो आज पहले कौन जाएगा। अच्छा। जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोगों में 3-3, 4-4 घंटे तक आपको अंडर वाटर काम करना है। करेक्ट। तो 1.5 से 2 घंटे आप करके आए पहले, फिर 1.5 से 2 घंटे दूसरा जाएगा, फिर 1.5 से 2 घंटे फिर आप जाओगे। तो इस तरह से यूटिलाइज करते थे आप। कैमरा भी आप लोग लेकर गए थे? यस, मेरे पास कैमरा था। और हाँ, कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह, अंडर वाटर कैमरास होते हैं सब, जिसमें आप फोटोग्राफी करते हो, सब करते हो। तो जो द्वारका शहर है, जो वहाँ पे आस्था है, वहाँ लोग भी होंगे मंदिर के, और उनको पता भी होगा ये सब हो रहा है वहाँ पर, उनका क्या रिएक्शन था इस सबको देख के? पहले तो मीडिया वाले आ गए, तो मीडिया वाले आ गए तो द्वारका में उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरह से मीडिया आई हुई है, तो आप अपना फोटोग्राफी वगैरह करवाएं। और फिर ASI का जो वहाँ पर काम था वो चल रहा था। ये जो आज हम द्वारकाधीश का जो मंदिर देख रहे हैं, ये 7वां मंदिर है। इससे पहले 6 मंदिर यहाँ पे ध्वस्त हो गए हैं टाइम टू टाइम। पूरे उनके इसके नीचे 6 मंदिर और हैं, समझ। तो अलग अलग काल के अलग अलग मंदिर हैं। तो 5000 साल में ये 7वां मंदिर है जो आज इसकी हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है कि किस तरीके से कृष्ण जी ने सूर्य देव से ये जगह मांगी थी मंदिर बनाने के लिए समुद्र के बीच में। जी। तो बिल्कुल ठीक आप। तो ये मंदिर भी 7वां है। और मंदिर की ये आस्था है कि हर 4 घंटे में वहाँ पे जो फ्लैग है, जो पताका है, वो पताका 4 घंटे में बदलती है। उसके लिए मान्यता है। 3-3, 4 साल लगते हैं लोगों को नंबर लगवाने के लिए। 4 साल बाद, 3 साल बाद नंबर आता है, और आपकी जो पताका है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए है उस मंदिर पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो उसकी जो प्रोसेस है वो देखी, किस तरह की लोगों की आस्था है। और आस्था भी सच है ना सर? सच है कि हाँ वो विद्यमान है। तो आप भी समझते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति थी आपके साथ इसमें? मैं कह सकता हूँ हाँ, हमेशा रहती है सर, हर किसी के साथ में। आप उसको बस फील करो, पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे मैं मंदिर की बात नहीं, मैं जब ताज में गया था, तो ताज में मैं गया सर। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। ताज में जब मैं एंट्री कर रहा हूँ, जो उसका पहला सर, दर्शकों को पहले बताना चाहूँगा कि 26/11 मुंबई अटैक में
प्रवीण तेवतिया जी वो मार्कोस थे जिन्होंने 150 लोगों को एक फ्लोर पे बचाया था, जो एक कमरे में फंस गए थे कुछ आतंकवादियों के साथ, और किस तरीके का इनका स्ट्रगल रहा शायद आप लोगों ने कभी न्यूज़ में या कहीं देखा होगा। आज प्रवीण तेवतिया जी मेरे चैनल पे वो पूरी स्टोरी बताएंगे। बताइए सर, तो क्या हादसा था? जब मैं ताज के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पहली सीढ़ी पर मैंने अपना हाथ रखा और ईश्वर को याद किया कि हम आ गए हैं, बाकी तुम्हारे हाथ में है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। हम किसी चीज़ के लिए, इंसान सिर्फ प्रयास कर सकता है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके हाथ में सिर्फ प्रयास है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। प्रवीण जी, कितना भयानक माहौल था उस दिन? बहुत ज़्यादा सर, ऐसा समझ ले मुंबई तो पूरी डरी हुई थी सर, पूरा देश के अंदर दहशत थी उस वक्त। अंदर क्या माहौल था? अंदर तो पूरा ब्लड शेड था सर, पूरे फ्लोर पे खून ही खून था ताज के अंदर सर। आज आप जाके देखते हो तो बिल्कुल अलग ताज है, उस समय पर ताज बिल्कुल अलग था। और हम तो ताज में पहली बार गए थे, हमारा तो जाना आना रहता ही नहीं, हमारा क्या मतलब ताज में। हम इतने ना हमारी पार्टी होती है, ना हमारा डिनर होता है, ना हमारी कॉफ़ी होती है ताज में। तो और कैसे उस माहौल को समझा, उसको एनालाइज करा कि अब कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या करना है? एक्चुअली इसके लिए सबसे पहले आपको मेंटल लेवल पर फ्री होना पड़ता है सर। फिजिकल लेवल से ज़्यादा आपका मेंटल लेवल है। बिल्कुल ठीक, यही सवाल है मेरा। जैसे आप जाते हो और आप ब्लड शेड देखते हो तो बहुत लोगों को तो उल्टी लग जाएगी, नॉर्मल किसी इंसान को भेजोगे तो सबसे पहले तो उसके अंदर पहले घबराहट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर जीत हासिल करनी है कि आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप से जीत गए तो फिर आप दूसरे व्यक्ति से भी जीत जाओगे। और मेरा जो मानना ये है कि आतंकवादियों को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को बचाना बहुत बड़ी बात है। आतंकवादियों को तो मार ही लेंगे सर, उससे पहले है हम अपने सिटीजन्स को बचाएं। तो क्या रहा उस दिन, थोड़ा सा बताइए सर। जो माहौल था इतना डरावना था कि मुंबई पुलिस तो कवर लेकर बैठी हुई थी सर, और हमारी एक टीम ऊपर काम कर रही थी जो कि गेस्ट को निकालने का काम कर रही थी। तो हम भी उसमें जुट गए जाके। फिर हमें मिला कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, जो कॉरिडोर है जो ओल्ड और न्यू को जोड़ता है नीचे। तो जैसे ही वो रेस्क्यू वाला काम खत्म हुआ, जो भी इंजर्ड लोग थे उनको हमने एम्बुलेंस में डाला, जितने भी जीवित थे। उसके बाद मैं वहाँ पर खड़ा हो गया कॉरिडोर में, तो एक व्यक्ति कान में फ़ोन लगाकर रो रहा है और फ़ोन मिला रहा है। वो कॉरिडोर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ओल्ड हेरिटेज की तरफ जाने की कोशिश की। तो मैंने उस व्यक्ति को वहीं पर रोक दिया कि आप उधर नहीं जा सकते, क्योंकि आग उधर ही लगी हुई है ओल्ड हेरिटेज में ही। तो मैंने कहा आप उधर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी वाइफ और 2 बच्चे ना 6th फ्लोर पे फंसे हुए हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, ना फ़ोन लग रहा है क्योंकि लैंडलाइन भी है उस जगह पर, सारी चीज़ें हैं, तो फ़ोन लग ही नहीं रहा उनका। तो मैंने कहा कि सर आप नहीं जा सकते, हमारी टीम अवेलेबल है यहाँ पर, हमारी टीम जाएगी, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हमारी टीम जाकर वहाँ से रेस्क्यू करेगी। हम आपकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते, मैं नहीं जाने दूंगा आपको सर। तो वो व्यक्ति ताज के जनरल मैनेजर थे करमबीर सिंह कांग, जिनकी वाइफ और 2 बच्चे, दोनों लड़के थे, जो कि 6th फ्लोर पे जिंदा जल के मरे थे सर उनके। ओह। और वो व्यक्ति अड़िग वहीं पे रहा, गेस्ट की सेवा करता रहा, रोता रहा। तो मुझे ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि जिसने अपना सब कुछ खो दिया उस जगह पर, वो उस जगह पर आंसू बहा रहा है लेकिन खड़ा हुआ है, वो भी खून देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। जब ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं तो हमें सर घबराने की जरूरत थोड़ी है सर, ऐसे सिटीजन हमारे देश में हैं। तो ये तो मुझे पता नहीं था कि ये करमबीर सिंह कांग, मुझे तो बाद में पता चला। ताज होटल के जो MD थे रेमंड बिक्सन, उनका ऑफिस भी चैम्बर हॉल के बराबर में ही था, वो भी वहीं पे फंसे हुए थे। और 185 लोग इंक्लूडिंग फॉरेन गेस्ट प्लस 3 शादियों के गेस्ट, 185 3 शादी के गेस्ट थे, 3 शादियां थी उस दिन ताज में, उनके गेस्ट, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जर्मन सीनेटर और US के बहुत सारे लोग थे उसमें फंसे हुए थे। गौतम अडानी जी अपने मित्र के साथ में वहाँ पे थे, जो कि उनके मित्र दुबई पोर्ट के CEO थे, वो भी वहीं पे फंसे हुए थे चैम्बर हॉल के अंदर ही। तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू हो जाता, बहुत ज़्यादा सर।
फिर अगर हम वहाँ पर 1 मिनट और लेट हो जाते हाँ जी, तो ये देश उस दिन घुटनों पे टिका होता और वो सारे के सारे गेस्ट हॉस्टेज बना लिए गए तो होते। कुछ भी करवा सकते थे वो लोग बिल्कुल देश से। बिल्कुल। तो मैंने कहा ना सर कि कभी कभी कर्म आपको सेलेक्ट करता है। तो हम वहाँ पर गए तो मैंने देखा, उस कॉरिडोर में पहुँचा तो मैंने देखा कांच का और लकड़ी का दरवाज़ा, आधा कांच का आधा लकड़ी का। तो मैंने देखा उधर से कुछ अफ्रीकन आ रहे हैं। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, आई कार्ड शो किया कि हम यहाँ पे आपको रेस्क्यू करने के लिए हैं। तो उन्होंने वो दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश की, वो दरवाज़ा खुला नहीं उनसे। वो दरवाज़ा ऊपर से लॉक था। तो जो ताज का जो स्टाफ था उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था ऊपर से, लेकिन कांच का था, तोड़ा भी जा सकता था। टेररिस्ट तो तोड़ेंगे ही ना। बिल्कुल। लेकिन उनसे वो गेस्ट जो थे उनसे खुला नहीं, तो वो फिर अंदर चले गए। तो मेरे पीछे जो मेरे टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि छोड़ दो, वो सेफ हैं, नहीं खुला तो कोई बात नहीं, ये पीछे एक और रूम है जिसका दरवाज़ा खोलकर हम एक बार देख लेते हैं, ये बड़ा हॉल है यहाँ पर। क्योंकि हमारे साथ में ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर थे सुनील कुडियादी, वो हमारे साथ में थे, वही हमको यहाँ तक लेकर आए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं, को सब मैप वहाँ का सब पता था, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, ब्लूप्रिंट कुछ भी नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। हम तो सब ब्लाइंड एंट्री किए हैं सर। बिल्कुल करेक्ट। और हमको लोगों की जान बचानी है, सिटीजन को बचाना है, जितनी जल्दी हो सके होटल को खाली करना है। क्यों हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए। बस हम जो मेन डर है ना सर, ये है कि अगर हॉस्टेज सिचुएशन बन गई तो फिर हमको बहुत देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी डिमांड आपको माननी पड़ेगी, एक एक डेड बॉडी गिराते रहेंगे वो, तो आप क्या कर लोगे उनका। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन है कि चारों तरफ से बंद है वो। फिर सर उसके बाद आपका प्लान ऑफ एक्शन? उसके बाद तो हम 4 लोग थे सर। तो मैं वहाँ पे दरवाज़ा मैंने खोला, तो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने की गया मैं एक स्टेप, तो टीम कमांडर ने मुझे रोका कि रुको, हम 4 ही हैं, हॉल बहुत बड़ा है, तो एक काम करता हूँ 4 और कमांडो में लेकर आता हूँ, आप यहीं पे रुको। तो मैं वहीं पे रुक गया। तो जैसे ही वो दोबारा जैसे 4 लोगों को लेकर आए तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। तो मैं और टीम कमांडर बड्डी थे, तो मैं पॉइंट मैन था, तो मैंने फिर वो आपको कवर कर रहे थे? हाँ, मतलब बड्डी, हाँ, स्पेशल फोर्सेज में बड्डी सिस्टम होता है, बड्डी सिस्टम होता है। तो मैंने एंट्री की। एंट्री करने के बाद मैं शिफ्ट अंदर गया, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट में हुआ तो मुझे दीवार हाथ आ गई। तो फिर मैंने जो ताज के जो सिक्योरिटी मैनेजर उनसे पूछा कि स्विच किधर है इसके, हमें तो पता ही नहीं है ना सर कुछ भी, हम तो रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि स्विच किधर है, तो उसने कहा कि सर अंदर ही होंगे। तो ठीक है, अंदर ढूंढते ढूंढते पहुंच रहे हम हाथ स्विच को। तो करीब करीब में 10 से 11-12 कदम मैंने अंदर रखे होंगे रूम के अंदर, तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ आई। ओके। मेरे राइट साइड से। मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, जबकि 4 टेररिस्ट उसी रूम के अंदर थे और हमसे पहले 1 मिनट पहले ही वो उधर तक पहुंचे थे, जो कि CCTV में रिकॉर्डेड है। तो जैसे ही उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी थी ना, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि फौज आ गई है, थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। एक ह्यूमन साइकी होती है, वो तो छुप गए कि ये निकल जाएंगे, फिर हम इस दरवाजे को खोलेंगे। और उस जगह पे हम पहुंच गए जहां पर वो पहले से छुपे हुए थे। तो उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है अंदर, मैं रोशनी से अंधेरे में गया हूँ, तो मैं सैचुरेट नहीं हो पाया हूँ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, मैं वहीं पे सीज हो गया। सीज होके मैंने अपना जो राइफल की जो बैरल उधर की तरफ कर दी जहाँ से मुझे आवाज़ आई है। मैं वेट करने लगा, कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट भी, अगर मुझे एक परछाई भी मुझे दिखाई देगी तो मैं फायर करूँगा। लेकिन परछाई तो मुझे दिखाई नहीं दी, तो मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया। जैसे ही फायर हुआ तो मैं समझ गया गोली चल चुकी है। मेरी भी ट्रिगर पे उंगली थी सर, मैंने भी खींच दी। तो 3-4 गोली मेरी राइफल से फायर हुई, AK से। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ पर। आपको लगी? हाँ, मुझे नहीं पता सर क्या हुआ है। फ्लैश दिखाई दी, मेरा ट्रिगर दबा है, गोलियाँ चली हैं, ये मुझे पता है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो आपने एक आपका किस्सा मैंने सुना था, हैंड ग्रेनेड फेंका था आपने, और वो उससे पहले था या उसके बाद? उसके बाद जब ब्लड मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो आपको 4 शॉट, आपको 4 गोलियां लगी थी? 4 गोलियां एक साथ लगी थी? नहीं। तो मैं गिर गया था उस समय पे। गोली
कान को फाड़ कर लेकर गई। तो जो ब्लड निकला, वो ब्लड जब गरम 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 खून गर्दन पे लगा, तो मुझे दोबारा होश आया। मैं पड़ा हुआ था नीचे, मैं होश में आया, सेंसेस में आया। मैं, हाँ, बॉडी शॉक में चली गई एकदम से, और मैं गिर गया। तो एकदम से झटका लगा होगा ना, और पेन, एकदम से झटका लगा बॉडी को, तो शॉक में चली जाती है बॉडी। ऐसे जैसे आप हिट करोगे, एकदम आपको कुछ हिट किया तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं और आप शॉक में चले जाते हो, तो आपको पता ही नहीं रहता हो क्या रहा है। करेक्ट। तो मैंने खुद को पाया कि मैं फ्लोर पे लेट पड़ा हुआ हूँ और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझ गया कि गोली हिट कर चुकी है। तो उसका पेन इतना ज़्यादा था, मैंने कारपेट में उंगलियां घुसेड़ दी सर, उस पेन को एब्जॉर्व करने के लिए। अगर मैं कोई भी साउंड करता हूं तो उनको पता चल जाएगा कि मैं इंजर्ड हो चुका हूं। तो इस साउंड से अपने आप को बचाया कि उनको कमजोर ना दिखाऊं मैं। एक आम आदमी का थोड़ा सा लगता है तो उसकी चीख निकलती है, और इतना होने के बाद आपने अपनी आवाज को दबा दिया। सब कुछ दबा दिया सर मैंने अपना। तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज़्यादा देर भी यहाँ पे रुका और थोड़ा भी मैंने कुछ भी किया तो उनको पता चल जाएगा मैं इंजर्ड हूँ, और वो पॉइंट ब्लैंक से मेरे ऊपर फायर करेंगे। मतलब आके मेरे बिल्कुल लेटा हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। ऐसी सिचुएशन में ये सूझबूझ ही काम आता है। ये बॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी है या टॉलीवुड की पिक्चर है कि हीरो एकदम से खड़ा हो जाएगा, धड़ 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 गोलियां चला देगा। सर ये रियलिटी है। बिल्कुल सर। रियलिटी और मूवी में बहुत डिफरेंस होता है सर। बिल्कुल सर। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर मैंने अपने आप को संभाला, वेपन को अपनी थाई पे लिया और फिर देखा कि छुपने के लिए कौन सी जगह है, कवर कहाँ पे ले सकता हूँ मैं। करेक्ट। तो फिर मैंने देखा कि दीवार के और सोफे के बीच में थोड़ी जगह है, तो मैं समझ गया यहाँ पे खिसकते हैं। तो मैं लेट कर मैं खिसका और उस जगह पर तक मैं पहुंचा। और फिर मैंने देखा कि इंजरी कितनी है देख लूँ अभी। उससे पहले मैंने हाथ भी नहीं लगाया, पहले था कवर ले लूँ। कवर लिया तब मैंने, अब जब टच किया तो पूरा मांस का पूरा लोथड़ा लटका हुआ था, हाथ मेरे खून में हो गए। तो मैंने देखा कि पूरा कान उखड़ चुका है। भगवान को थैंक यू बोला सर कि जिंदगी बच गई है। हेड शॉट है, अगर 1 mm भी उधर होता तो गोली खोपड़ी के आर पार निकल चुकी होती और आज मेरे चित्र के ऊपर हार चढ़े होते, जो हर बार जो महाराष्ट्र के CM गवर्नर जिनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, तो उस फूल माला पे उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता। तो ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। मैंने कहा सर, उसने मुझे जान बख्शी। फिर मैंने दोबारा फायरिंग शुरू की। मेरे पास टाइम है, अपनी हिम्मत को फिर से इकट्ठा किया कि इंगेज करो। इंगेज करना शुरू किया। अब मेरे पास सर कम्युनिकेशन सेट नहीं है, मेरे पास हेलमेट नहीं है, जो जैकेट मैंने पहनी हुई है वो AK-47 की गोली रोक नहीं सकती। अब कम्युनिकेशन सेट ना होने की वजह से मैं अपनी टीम को नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। अंदर सिचुएशन क्या है मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सर मैं इसमें एक सवाल करना चाहूँगा जो मेरे अभी जहन में आ रहा है। आपको लैक ऑफ पॉलिटिक्स क्या लगा उस टाइम? बिकॉज ऑफ द कांग्रेस की कभी भी सरकारें रही हैं। कांग्रेस की कमियां लगी आपको उस टाइम? बिल्कुल है सर, इसमें आज तक हैं। और कांग्रेस कहती है ये अटैक RSS ने करवाया था। देखिए सर, कोई कुछ भी कहता रहे, बताइए। कोई कुछ भी कहता रहे कि जो गवर्नमेंट है, उस समय की जो गवर्नमेंट है, क्या उसने अपने सैनिकों को सारे वेपन दिए? फुल्ली इक्विप्ड थे क्या सारे सैनिक? आज है, काफी हद तक है सर। आज बदलाव है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं मोदी जी के आने के बाद में। 2014 के बाद तो देश का मूड चेंज हुआ है ना सर, शिफ्ट हो गए हम पहले से। और अब ये बात मैं कई सैनिकों के मुंह से ऑलरेडी सुन चुका हूँ कई बारी कि बदलाव उन्होंने देखा है। आज उनको खुली छूट है मारने की, गोली चलाने की। तो हमारे आपने उस दौरान स्पेशल इस अटैक पे, मुंबई अटैक पे, आपने क्या लैक ऑफ पॉलिटिक्स देखी? पॉलिटिक्स नहीं सर, मैं एक सैनिक हूँ। सैनिकों को चाहिए सर हथियार, सैनिकों को चाहिए अपना वियरिंग, सैनिकों को चाहिए आर्मर, सैनिकों को चाहिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स। तो आप सैनिकों को फिजिकल और मेंटल तो सक्षम बना देते हो, इक्विपमेंट से आप कमी छोड़ देते थे। अब इक्विपमेंट नहीं तो लड़ेगा क्या वो सैनिक? क्या लड़ेगा वो? अब मेरे पास में अगर क्लोज क्वार्टर बैटल का CQB वेपन होता तो मैं छोड़ देता उनको, बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब मेरे पास खुद AK है जो एरिया वेपन है। CQB वेपन से मैं इनको बहुत इजीली मैं उनको मार सकता था, जिस पे साइट भी होती, सब कुछ होता। कुछ भी नहीं है सर। और सर मैं तो ये कहूँगा कि NSG को क्यों इतना समय लगा उस समय?
सर ये तो जवाब कई सारी चीजें हम लोगों ने सुनी है कि हेलीकॉप्टर की कमियां थी। उस समय के जो गृह मंत्री है उसका सवाल, इस सवाल का जवाब उस समय के जो गृह मंत्री है वही दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता सर किसी का, या एनएसजी के लोग उसका जवाब दें। नहीं, आपने जो महसूस किया और आपने जो देखा उस दौरान, मैं वो जानना चाह रहा था। तो सर मैंने बताया ना मेरे, आप उस समय, आपसे बड़ा साक्षी कौन होगा उसका? अब मैं आगे भी तो बताऊंगा ना सर मेरे साथ अभी और क्या क्या हो रहा है। कि यहाँ पर देखिए कि एक सैनिक ऐसी सिचुएशन में जो जिसको सब कुछ चाहिए, इसको उसको कम्युनिकेशन सेट भी चाहिए, उसको हेलमेट भी चाहिए, उसको जैकेट भी चाहिए, उसको प्रॉपर वेपन चाहिए, प्रॉपर उसको ग्रेनेड चाहिए। तो उस सैनिक के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बंदूक के अलावा, और वो भी बंदूक जो कि एरिया के लिए काम आती है, ना कि क्लोज क्वार्टर के लिए काम आती है। अब वो बंदा क्या करेगा? वो लड़ रहा है ना, उसको मेरे लिए तो देश सर्वप्रथम है ना सर। बिल्कुल सर। मेरे लिए मेरे देश की जनता सबसे पहले है ना सर। आज भी मेरे लिए सबसे पहले जनता है, सबसे पहले मेरा देश है। लेकिन एक सैनिक को हमेशा प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए सर। सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, सैनिक मरने के लिए तैयार है, सैनिक मारने के लिए तैयार, मारने के लिए भी तैयार। हाँ, मैंने तो सी में भी देखा है ना सर, उस समय पर पाकिस्तानी शिप होते थे, हमारा शिप है तो हमें किस तरह से बुली करते थे, बहुत बुरी तरह से सर, और हम चुपचाप बैठे देखते रहते थे। ऐसे मार्कोस में बहुत बार गया हूँ सर, मैं ओएसडी में गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, गल्फ ऑफ एडन में मैंने काम किया है, बहुत देखा है सर। पाकिस्तानी शिप में बराबर में हुटिंग कर रहे हैं जी, आपको गालियां दे रहे हैं, आप बस सुन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आप एक्शन नहीं ले सकते, ना आपका सीओ एक्शन ले सकता है, ना आप एक्शन ले सकते हो, आप वेपन्स के गोली फायर नहीं कर सकते उनकी तरफ, या एयर में भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते थे। हमने खुद फील किया है ना सर कि इतने कैपेबल देश जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ हो, वो इतना पंगु कैसे हो सकता है, वो इतना कमजोर देश कैसे हो सकता है, उसके सैनिक इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है ना कि शेर को शेर कहलवाना है कि जंगल की जगह उसको आपको पिंजरे में रखना है। तो शेर को जंगल पसंद है, वो वाइल्ड है, सैनिक उसी तरह से है। सैनिक को जब तैयार किया जाता है उसको एनिमी के लिए तैयार किया जाता है, और जब आप एनिमी के लिए तैयार कर रहे हो, एनिमी को मारने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, ना कि मरने के लिए। और हमारे देश के जो घटिया पॉलिटिक्स हैं और घटिया पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि सैनिक होता है सिर्फ मरने के लिए। नहीं, अगर देश का सैनिक मरने के लिए होता तो आज हमारे लाल किले पे पाकिस्तानी झंडा फहराया हो चुका होता। आज बदलाव दिखता है आपको? बहुत सारे बदलाव हैं। साथ ही तो मेंटली मार्कोस में होंगे या नेवी में होंगे। बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल होंगे। आज खुले हैं सर। मैं खुद 2014 में खुद में था ना वहाँ पर यूनिट में। इतना बड़ा हादसा देखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, आपको क्या सहयोग दिया उस टाइम की सरकार ने? सर 50,000 रुपये का चेक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक चपरासी लेकर आया था, जिसको मैंने रोल बनाया था और उसको मुंह पे फेंक के मारा था कि ले जाओ, तुम्हारा सीएम नहीं आया, तुम्हारा डीएम नहीं आया, और इस देश का पीएम एक सैनिक को देखने नहीं आया जिस व्यक्ति ने ताज को बचाया हो, जिस व्यक्ति ने अडानी जैसे व्यक्ति को बचाया हो, जो की रोल प्ले किया हो, उसको देखने तक भी कोई नहीं आया। दुर्भाग्य था उस समय का हमारा। सर मेरा दुर्भाग्य नहीं है सर, ये हमारा पूरे देश का था। तो वो जाने जिनका था सर, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा दुर्भाग्य था। उसके बाद सर वो 50,000 रुपये उन्होंने नेवी को ट्रांसफ़र किए, नेवी ने फिर मुझे दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएम केयर होती है उससे 1 लाख रुपए मुझे मिला था। 1 लाख रुपए इंजर्ड होने की वजह से। 1.5 लाख रुपए का योगदान सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का था। यूपी गवर्नमेंट से ऐसा मैंने आपकी तस्वीरें देखी, आप कितने सीरियस थे। 20 दिन तक आप कोमा में रहे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। मुझे तो होश तो मैं उसी दिन आ गया था शाम को, लेकिन 19 दिन तक मैं आईसीयू में रहा। आईसीयू में रहे हैं और जिंदगी और मौत के बीच में मैं लड़ता रहा। लगभग मारी चुके थे आपको। यहाँ तक एक गोली शायद आर पार हो गई थी आपके सीने से। हाँ, मेरा पूरा फेफड़ा फटा हुआ है सर, एक राइट छाती के आर पार गोली निकली, और आज भी उस लायक नहीं, उस कैपेबल नहीं हूँ मैं कि नॉर्मल व्यक्ति की तरह मैं वॉक कर सकूँ। और अभी भी पेन रहता है, 100 से ज़्यादा स्प्लिंटर अभी भी
चेस्ट वॉल के साथ में फैले हुए हैं सर। अभी भी पेन रहता है, अभी मैं उसके साथ में स्ट्रगल करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। और मैं आज बेहतर तरीके से मैं मैराथन भी दौड़ता हूँ, अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ता हूँ। बिल्कुल सर, ऊपर वाले का वो सब वही है ना सर। हाँ बिल्कुल सर। और हम देखते हैं, हम आपको इस एक फेफड़े से आप मैराथन दौड़ते हैं और अभी तक 2-3 घंटे जिम करते हैं। अब आज भी यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है सर। यंग जनरेशन के लिए मैं इंस्पिरेशन नहीं हूँ सर, उसके लिए इंस्पिरेशन है स्मोक करने वाला, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला। चाहेंगे सर यंग जनरेशन को? और ये निर्णय वो खुद लें, उनको करना क्या है। मैं कैसे किसी का निर्णय ले सकता हूँ? और आज आप जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी पत्रिकाएं हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके हीरो कौन है? नेगेटिव रोल वाले लोग। कौन? कसाब। कौन? दुबे। और आज देख लीजिए एनिमल मूवी का हीरो कौन है? और अभी जो पिक्चर आई है, धुरंधर आई है, उसका हीरो कौन है? सबसे ज्यादा गाना किसका चल रहा है? तो पूरा का पूरा सिनेरियो शिफ्ट हो गया ना सर। नेगेटिव रोल, वायलेंस, दारू, सिगरेट, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बॉलीवुड के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। तो असली हीरो कौन है? असली हीरो तो वो हो गए ना, हम कौन हुए सर? हम तो कुछ है ही नहीं ना फिर सर। आज भी देश के लिए काम कर रहा हूं, मैंने एडवोकेसी की, लॉ की डिग्री ली और आज भी मैं दिल्ली हाई कोर्ट में खड़ा हूं सर। मैं लोगों के लिए, AFT में खड़ा हूं अपने सैनिकों के लिए सर। तो मैं तो हमेशा देश के लिए हूं सर। मैंने तो जब मैं रिटायर हुआ था तब भी मैंने यही कसम खाई थी कि देश के लिए काम करूंगा। और जब मैं NCC में था जब भी मैंने यही कसम खाई थी कि मैं देश के लिए काम करूंगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो आपको लाना पड़ेगा, और लोग मोटिवेट हों, एक मैसेज जाए देश में। एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो होगा। अगर आप चाहते ही नहीं हो, प्रवीण तेवतिया जैसे लोग सामने आए, समाज के लिए काम और बेहतर तरीके से करें, समाज को लीड करें, युवा जनरेशन को लीड करें। आज आप बताइए, बॉलीवुड के लोग हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, 50-50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और मैं कुछ पैसे मांग लेता हूँ, चंद पैसे, तो हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज के छाती पर सांप लौटने लगता है सर। पैसे देने के लिए, 1 रुपया देने के लिए राजी नहीं है। क्यों? हमारी सर्विस तो टेकन फॉर ग्रांटेड है सर। थैंकलेस जॉब। व्हाट वी आर डूइंग सर, ये देश का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। तो मैं तो कहता हूं मेरा दुर्भाग्य बिल्कुल नहीं है भाई। मैं तो अभी भी देश के लिए समर्पित हूं और अपना जीवन का आखिरी सांस तक मैं इस देश के लिए समर्पित हूं और रहूंगा सर। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी कि कोई आए, कुछ करे। अब मैं जब भी मैराथन में जाता हूं सर, मुझे हमेशा कोई ना कोई नया व्यक्ति मिलता है, पैर छूता है, कहता है कि सर आपकी वजह से मेरा जीवन बदला है। तो मैं तो बदल रहा हूं सर, जितना मेरे से जितना मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं सर। अगर उस प्रयास में, अब गंगा जब वहां से निकलती है कितनी बड़ी है सर, हाँ। तो उसमें धाराएं मिलती हैं तब वो गंगा बनती है अपनी, अकेली नहीं है सर वो। नहीं सर, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे सब कुछ सुन के। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपकी बातें सुन के मेरे व्यूअर्स तो जरूर बदलेंगे। तो सर आपको बहुत मुबारक हो शौर्य चक्र की, इतने बहादुरी वाले काम करने की। हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।